तो आज हम लोग सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस पढ़ेंगे। जो 12th का एक टॉपिक सेमी कंडक्टर एंड डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमी कंडक्टर का, कि सेमी कंडक्टर क्या है। तो सेमी कंडक्टर के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेमी कंडक्टर एक ऐसा सॉलिड है जो करंट को कंट्रोल करता है। यानी अगर किसी सॉलिड से करंट का फ्लो हो और उस करंट के फ्लो को कंट्रोल करना हो तो उसके लिए सेमी कंडक्टर सबसे यूजफुल है। तो एक लाइन हम इसके बारे में यहीं से लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जिससे हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। लिखेंगे ये भी बात, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, मोस्ट ऑफ द electronic devices are based on semiconductor, based on semiconductor। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो कंडक्टर से सेमीकंडक्टर अलग कैसे है? तो इसी तरह से अलग है कि कंडक्टर में हम चार्ज के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर में कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर को कंडक्टर से अलग करता है। इसलिए जहां भी हमको कंट्रोल्ड करंट फ्लो कराना है वहां पे हम लोग सेमीकंडक्टर यूज करते हैं चार्ज के फ्लो के लिए। अब कोई भी सॉलिड है उसको तीन तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, तीन प्रकार का होता है सॉलिड। लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉरी, टाइप्स ऑफ सॉलिड। एक में कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, और तीसरा है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में क्या है भाई? तो कंडक्टर में इन दिस सॉलिड charges are free to move। चार्जेस आर फ्री टू मूव। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा बात ये है कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है, रेसिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है। लिखेंगे इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज पॉजिटिव। मतलब ये हुआ
कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। आप इक्वेशन इस तरह से यूज भी करते हैं, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना। यानी अल्फा क्या है, इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है किसका, कंडक्टर का। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं दैट इज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ठीक है जी, ये कंडक्टर के बारे में बात हुआ। दूसरा अपना है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के बारे में क्या बोलेंगे, अलग से लिख लेते हैं इंसुलेटर को। ये तो कंडक्टर की बात हुई, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या है, नो चार्जेस आर फ्री टू मूव। इसमें कोई चार्ज मूव करने के लिए फ्री नहीं है। ऑल चार्जेस आर बाउंडेड, यानी ऑल चार्जेस आर बाउंडेड, सभी का सभी चार्ज बाउंडेड है, कोई चार्ज फ्री नहीं है इंसुलेटर में कि वो मूव करे। मतलब यहां पर हम चार्ज के फ्लो के बारे में बात करेंगे ही नहीं। अब तीसरा है अपना सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन दिस मैटर चार्जेस are free to move, but we can control the flow of charge. We can control the flow of charge, जो कि कंडक्टर में पॉसिबल नहीं था। सेमी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता है। एक बात यह हुआ। दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जैसे कंडक्टर में हम बोले कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, तो सेमी कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। लिखेंगे इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इज नेगेटिव। मतलब कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ जा रहा था, यहां पर रेसिस्टेंस घट जाएगा, नेगेटिव। दैट इज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, दैट इज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर resistance decreases and conductivity increases। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में सबसे बड़ा अंतर है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है। मतलब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से कंडक्टिविटी और बढ़ जाता है, जबकि कंडक्टर में यही कंडक्टिविटी टेम्परेचर के बढ़ने से घटता है। तो ये अंतर आप जरूर ध्यान में रखिए। अब सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ हम लोग एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड के बारे में बात करेंगे, है ना। तो आइए
हम लोग बात करते हैं एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड ऑफ एटम या एटम्स की बात कर रहे हैं, है ना। एनर्जी लेवल एंड एनर्जी बैंड ऑफ एटम या एटम्स। जैसे कोई एक एटम लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग सोडियम का ले सकते हैं। सोडियम, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का। तो ये जो 1s2 2s2 2, ये जो ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल 3s ऑर्बिटल, ये किस बेसिस पे लिखा हुआ है? एनर्जी के बेसिस पे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए ये सोडियम का न्यूक्लियस है, तो ये इसका 1s एनर्जी लेवल हुआ, ये इसका 2s एनर्जी लेवल हुआ, ये इसका 3p एनर्जी लेवल हुआ, और फिर इसी तरह से 3s हो गया, ये 3s हो गया, है ना। ये एनर्जी लेवल है। इसको अगर हम लोग ऐसे थोड़ा डिटेल में अच्छे से बनाएं फिगर को, ये 1s एनर्जी लेवल है, ये 2s एनर्जी लेवल है, उसी तरह से ये 2p एनर्जी लेवल है, और ये 3s एनर्जी लेवल है। ये एनर्जी लेवल है अलग अलग, 1s 2s 2p 3s। अब एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में क्या अंतर है? ये हो गया फॉर सिंगल एटम, तो सिंगल एटम के लिए एनर्जी लेवल डिफाइन करते हैं हम लोग, 1s एनर्जी लेवल 2s एनर्जी लेवल, ये इस तरह से। अब अगर मान लो एटम्स है, पेयर ऑफ एटम है, ऐसा कुछ सिचुएशन ले रहे हैं, फॉर पेयर ऑफ एटम्स, तो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के कारण होता क्या है कि इसका जो 1s एनर्जी लेवल होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, इसका भी जो 1s एनर्जी लेवल होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, मतलब एक जगह फिक्स नहीं रहेगा। मान लीजिए ये यहां से यहां तक फ्लक्चुएट कर रहा है एनर्जी, ये फ्लक्चुएट कर रहा है एक दूसरे के प्रभाव के कारण। एक एटम का दूसरे एटम से प्रभाव के कारण ये जो 1s लेवल है वो एक जगह नहीं है, वो फ्लक्चुएट किया, तो अब ये बन गया एनर्जी बैंड, ये बन गया एनर्जी बैंड। यानी किसी भी ऑर्बिटल में अगर एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो तो वो एनर्जी लेवल क्या होगा, उसका एक विड्थ बन जाएगा, और इस विड्थ को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। मतलब एनर्जी लेवल सिंगल एटम के लिए डिफाइंड हुआ और एनर्जी बैंड पेयर ऑफ एटम्स के लिए डिफाइंड हुआ। तो इसी तरह से दूसरा एनर्जी बैंड बनाएंगे, ये एनर्जी बैंड है, इसका भी बना सकते हैं उसी तरह से, ये एनर्जी बैंड है। ये लिखेंगे हम इस बात को कि एनर्जी लेवल इज डिफाइंड फॉर ए एटम but for pair of atoms we defined energy band we defined energy बैंड। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी बैंड डिफाइन करते हैं कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में क्या अंतर है, तो एनर्जी लेवल एक फिक्स लेवल है,
हर एक लेवल को फिक्स कर दिया। अगर ये लेवल फिक्स नहीं होके फ्लक्चुएट करे तो यही क्या बन गया, बैंड बन गया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी लेवल ऑफ एटम, या ऐसे लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम। जैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, इसके बीच का सेपरेशन अगर R है, इसके बीच का सेपरेशन R है, तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं K Q1 Q2 बाई R। ठीक है जी। अब अपने पास एक एटम है, मतलब एटम का एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। मान लो किसी समय इलेक्ट्रॉन यहां पर है और ये न्यूक्लियस है, ये दूरी को हम लोग R मान लेते हैं। इस पर चार्ज हो गया Jd प्लस और इस पर चार्ज हो गया -E। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे भाई, K प्लस Jd -E अपॉन R, ये लिखेंगे। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, किसी भी एटम का पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, U इज इक्वल टू -K Zd² बाई R। ये किसी एटम का पोटेंशियल एनर्जी है, सिंगल एटम के लिए बात कर रहे हैं। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल एटम। अब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस R, डिस्टेंस R ग्राफ, तो कैसा ग्राफ बनेगा, इधर डिस्टेंस है, इधर पोटेंशियल एनर्जी U है, और साफ क्लियर है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ग्राफ इधर बनना चाहिए। और ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच का ग्राफ है। यू हमेशा नेगेटिव है, नेगेटिव साइड में क्यों बना है, आर को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, यू हमेशा नेगेटिव होगा जी, यू ऑलवेज नेगेटिव है, तो हम लोग इस साइड में ग्राफ बना दिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये सिंगल एटम के लिए हो गया, ये फॉर सिंगल एटम। अब अगर यही ग्राफ पेयर ऑफ एटम्स के लिए बनाया जाए, ठीक है, नेक्स्ट शीट पे आते हैं। फॉर पेयर ऑफ एटम्स, इधर पोटेंशियल एनर्जी है, इधर डिस्टेंस R है, ऐसा कुछ हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। 1/R का ग्राफ है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये हुआ। और एक दूसरे एटम के लिए अलग से बना रहे हैं। एक का
ये न्यूक्लियस, एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच का हमने ग्राफ बनाया। अब सोचिए, अगर ये दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आए, ये दोनों एटम को क्लोज कर रहे हैं तो क्या होगा? तो जैसे ही इस दोनों को हम क्लोज करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या होगा। आप देखिए, हमने दोनों को क्लोज कर दिया, अब बहुत क्लोज आ गया ये। और इसका अब देखिए, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया। अब हो ये रहा है, अलग अलग अगर हम किसी एक एटम का जब बनाए थे, यहां पर रेफरेंस लेके चल रहे हैं, एक एटम का जब हम ग्राफ बनाए थे, थोड़ा बड़ा फिगर बनाया जाए। देखो, जैसे अगर यहां पर ये U है और ये R है, ये सिंगल एटम के लिए हम बना रहे हैं। जैसे जिस समय दूरी ये R जो है 1s दूरी पर है, मतलब 1s ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो डिस्टेंस R1s मान लीजिए, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगा ये हुआ। फिर R1s के बाद ये R2s है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर ये R2p दूरी पे आ गया, यहां पर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। ये यहां पर ये लेवल आया एनर्जी का E1s, फिर ये आ गया E2s, फिर ये आ गया, थोड़ा और नजदीक कर सकते हैं, थोड़ा यहां कर लें, ये R2p हो गया, फिर ये R3s हो गया। अलग अलग डिस्टेंस पे 1s में जब है तब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का दूरी R1s, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ये। जब R2s है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ये। जब R2p है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी ये हो गया। फिर R3s है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल ये हो गया। ये सब 1s, E2s, E2p, E3s, ये एनर्जी लेवल है। मतलब इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर इस पूरे रीजन में रिवॉल्व कर सकता है, इस पूरे रीजन में वो फ्लो कर सकता है। अगर वो E2s एनर्जी लेवल में है तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। जब E2p में है तो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा जगह है फ्लो करने का। तो एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, एनर्जी लेवल से हम समझ सकते हैं। अगर कोई E3s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से लेके यहां तक मूव कर सकता है एटम के अंदर। ये तो एक एटम के लिए बात हुआ। अब आप देखिए, यहां पर एक से ज्यादा एटम की बात कर रहे हैं। जब पेयर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो ये सिचुएशन है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि कोई 1s वाला यहां पर होगा, अलग अलग एनर्जी लेवल दिखाते हैं हम यहां पे। उसी तरह से इसमें भी है।
अब सोचिए कि यहां पर जो इस लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका, इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा यहीं तक रिवॉल्व कर पाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन यहीं तक रिवॉल्व कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहीं तक रिवॉल्व कर पाएगा, उसी तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में होगा यहां से यहां तक चल पाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर वाले एनर्जी लेवल में है, इससे ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें, मान लीजिए इस एनर्जी लेवल का बात करें या इस एनर्जी लेवल का बात करें, ये जो है यहां से लेके यहां तक पूरा रिवॉल्व कर सकता है, या इसके ऊपर जो भी है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन है, ये सब का सब पूरे दोनों एटम्स के बीच में यहां से यहां तक मूव कर सकता है। ये तो दो एटम की बात की है। ऐसे ही अगर हम मल्टी एटम्स की बात करें, किसी सॉलिड लैटिस की बात करें, तो उसमें भी हम इस तरह से फिगर बना के और समझ सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन कैसे किसी लैटिस के अंदर मूव करता है। तो एक बार सॉलिड लैटिस पे चलते हैं। इस फिगर को आप देख लीजिए ध्यान से। ये सिंगल एटम के लिए हम एनर्जी डायग्राम दिखाए पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे, और ये पेयर ऑफ एटम के लिए दिखाए। अब अगर सॉलिड लैटिस के लिए इसी को दिखाएं तो कैसे बना सकते हैं, एक बार आप देख लीजिए। एनर्जी डायग्राम फॉर सॉलिड लैटिस। सॉलिड लैटिस, एक लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें जैसे ये देख लीजिए। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कर्व का, ये पूरा सॉलिड लैटिस है। तो जो भी मान लीजिए 1s ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, कुछ उसका एनर्जी लेवल ये है, तो ये तो यहां से यहां तक मूव कर पाएगा। 2s वाला यहां पर है तो ये यहां से यहीं तक मूव कर पाएगा। 2p वाला यहां तक है तो ये यहां से यहीं तक मूव कर पाएगा। अब मान लीजिए कोई यहां पे है, किसी का एनर्जी लेवल ये है। अब इस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहां इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक ही नहीं, यहां से यहां तक हर जगह मूव कर सकता है। यानी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर जिस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो इस पूरे लैटिस के अंदर मूव कर सकता है। मतलब आप समझ लीजिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर ये वाला जो पोर्शन हुआ, इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड पोटेंशियल एनर्जी कर्व का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ऊपर का जो विड्थ है, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया वो इलेक्ट्रॉन पूरे लैटिस में मूव कर सकता है। अब आप सोचिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये यहां तक नहीं जा सकता, इसका यही फील्ड है, इसी में घूमेगा ये। उसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन इसके सामने जो है वो इतना ही दूर में घूमेगा, ये उसी के ठीक उस लेवल पे यहां वाला यहीं पे घूमेगा, इस लेवल पे इसके सामने वाला जो है वो यहीं पे घूम सकता है। लेकिन इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बाद तो कंटिन्यूएशन है ना, तो पूरे यहां से लेके यहां तक लैटिस के अंदर मूव कर सकता है। तो इस बैंड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। यानी कंडक्शन बैंड का मतलब यह हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके ऊपर है,
तो वो इलेक्ट्रॉन केपेबल है पूरे लैटिस के अंदर मूव करने के लिए, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी विड्थ में है उस एनर्जी विड्थ को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है जी, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, द विड्थ ऑफ एनर्जी बैंड above intersection point of potential energy curve is called conduction band है ना, because the electron in this region is free to move into the entire solid lattice, into the entire solid lattice। लिख लीजिए इस बात को। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल एक्चुअली फर्मी एनर्जी लेवल क्या है वो समझा जाए। जैसे हम लोग बात करें, कोई एग्जांपल से लेते हैं, सोडियम का एग्जांपल लेते हैं। सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। अगर इसका एनर्जी बैंड बनाएं तो ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है और ये 3s है। 1s 2s 2p 3s, ये एनर्जी लेवल को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। तो 1s ऑर्बिटल पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये पूरा हम लोग भर देते हैं। ये 2s भी पूरी तरह से फिल्ड है और 2p भी पूरी तरह से फिल्ड है, और ये पार्शियली फिल्ड है। ये जो है 3s पार्शियली फिल्ड है। तो 0 केल्विन पर जो सबसे हाईएस्ट ऑर्बिटल है, हाईएस्ट ऑर्बिटल एनर्जी, जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे हाईएस्ट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है उसके अपर लेवल को, ये जैसे 3s है ना, ये 3s है, इसका जो अपर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, टॉप लेवल को हम लोग बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। ये क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल, लेकिन याद रहे एट 0 केल्विन। फर्मी एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन है ये, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे फर्मी एनर्जी लेवल जो है इससे थोड़ा ऊपर होगा, ये ध्यान रखना है। ये जो फर्मी एनर्जी लेवल हम लोग बोलते हैं कि जिस ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो
तो वैलेंस बैंड में ये जो कि आउटर मोस्ट सेल हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड। यही हमारा वैलेंस बैंड भी है ना, इधर लिख देते हैं वैलेंस बैंड, यही है। तो वैलेंस बैंड का जो अपर मोस्ट लेवल है, वैलेंस बैंड के अपर मोस्ट लेवल को फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं एट 0 केल्विन। और अगर रूम टेम्परेचर पे हम लोग बोलेंगे तो एट रूम टेम्परेचर द फर्मी एनर्जी लेवल इज स्लाइटली एबव द अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। तो हम लोग इस बात को यहां पर लिख सकते हैं, द अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या है ये आपको पहले से पता है। वैलेंस बैंड का मतलब जिस एनर्जी बैंड में आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, उस एनर्जी बैंड को बोलते हैं हम लोग वैलेंस बैंड। और वैलेंस बैंड यहां पर पार्शियली फिल्ड है। क्यों पार्शियली फिल्ड है? क्योंकि यहां 3s1 है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जबकि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो पार्शियली फिल्ड है। तो वैलेंस बैंड का जो अपर मोस्ट लेवल जहां पे है, द अपर मोस्ट लेवल ऑफ वैलेंस बैंड इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ फर्मी एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन, but at room temperature, Fermi energy level is slightly above the uppermost level of valence band, uppermost level of valence band। तो वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, ये सब बेसिक टर्म्स था जो हमको पहले जानना था। और इसी के बेसिस पर हम लोग आगे जो है सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इतना तो हम समझ गए कि सेमीकंडक्टर कंडक्टर से डिफरेंट है। सेमीकंडक्टर भी एक सॉलिड है जिसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। बट हम सेमीकंडक्टर को पहचानेंगे कैसे? जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम कैसे समझेंगे कि ये सेमीकंडक्टर है, ये कंडक्टर है? तो पीरियोडिक टेबल में जिसका भी वैलेंसी 4 है वो सेमीकंडक्टर के कैटेगरी में आता है। लिखेंगे सेमीकंडक्टर इन periodic table। Those atom having valency 4 in periodic table is known as semiconductor, like carbon, silicon, etc। तो ज्यादातर सिलिकॉन का यूज करते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे आगे। अब देखिए सेमीकंडक्टर 2 तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, ये सब बात हम लोग करेंगे।
लेकिन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसको आप एक बार रिवाइज करिए, फिर अगले टर्न पे हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर को कैसे क्लासिफाई करते हैं और सेमीकंडक्टर का क्या क्या यूज है, सेमीकंडक्टर से डायोड कैसे बनता है, ट्रांजिस्टर में कैसे यूज होता है, ये सब बात हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके।